आपने सोचा कैसे कि सीए से हटकर अपना एक बिजनेस, अपना एक एम्पायर खड़ा किया जाए? तो उन्होंने मुझे बोला कि सीए बनोगे या सीए रखोगे, तो बस वो बात एक इंस्पायर कर गई। 4 साल के ड्यूरेशन में आपकी कंपनी इतनी बड़ी हुई, 100 CR प्लस। हाउ वाज इट पॉसिबल? मतलब इतने कम ड्यूरेशन में इतना अच्छा मतलब टर्नओवर कैसे हो पाया? बिजनेस का माइंडसेट ये होता है कि आप जितनी बड़ी जगह जाओगे उतना बड़ा आपको काम करने का मौका मिलेगा। इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि अगर आप 9 to 5 करते हैं तो आप लाइक वही एवरेज मारुति सुजुकी इस टाइप की नॉर्मल कार से चल सकते हैं, बट अगर आपको पैसा कमाना है, यू हैव टू गो इन लाइक दोस लग्जरी कार्स, तो उसके लिए धंधा करना ही पड़ेगा। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? इस टाइम 2025 से लेकर 2035 तक 10 साल का पीरियड इंडिया का सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है। अभी बिजनेस करने की सोचते हो तो नेक्स्ट 10 इयर्स आपके होने वाले हैं। जो हमारी ऑडियंस है उनमें से काफी लोग सीए इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम आप मुझे बताइए कि उनमें से कितने लोग सक्सेस होते हैं। हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सीए है, इंजीनियर है, कोई नीट्स कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, उसमें से सक्सेस रेशियो है वो 0.2% भी नहीं है। तो वही मिशन प्लेसमेंट चैलेंज का गोल सिर्फ आपको नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि आपको दुनिया भर के करियर ऑप्शंस बताना, आप तक इंस्पायरिंग स्टोरीज पहुंचाना भी है। आज हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सीए जैसे स्टेबल करियर को छोड़कर एक अपना खुद का एम्पायर बिजनेस खड़ा किया है। वो किसी इंजीनियरिंग या फिर कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, पर फिर भी एक देसी बिजनेस को बड़ा ब्रांड बनाकर करोड़ों में कमा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि अच्छे पैसे सिर्फ टेक जॉब्स में हैं, तो ये एपिसोड कहीं ना कहीं आपकी वो सोच बदल देगा। तो आराम से बैठ जाइए, 1.25x पर पूरा पॉडकास्ट सुनिए और अपनी की लर्निंग्स को जरूर से सोशल मीडिया पर शेयर करिए एंड मुझे टैग करिए, ताकि हम मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के विनर्स को शॉर्टलिस्ट कर पाए। तो आज हमारे साथ है रितेश मोदी जी, जिन्होंने सीए जैसे स्टेबल करियर को छोड़कर अपना खुद का एम्पायर, अपना बिजनेस खड़ा किया। इनकी जर्नी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। अगर कहीं भी आज के टाइम पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात होती है तो इनकी चर्चा जरूर की जाती है। तो सर, आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो शुरुआत करते हैं इससे कि आपने सोचा कैसे कि सीए से हटकर अपना एक बिजनेस, अपना एक एम्पायर खड़ा किया जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंकफुल आपको मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सीए जो मैं कर रहा था वो भी मेरा एक कैरियर ही था। उसको भी मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था कि मुझे आगे जाके उसका सीए का ऑफिस खोलना था। बट हुआ क्या, एक एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ में कि मैं सिक्कर था, जयपुर मेरी पढ़ाई चल रही थी और मेरे दादाजी के फ्रेंड है वो वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सीए बनोगे या सीए रखोगे, तो बस वो बात एक इंस्पायर कर गई। और फिर अपॉर्चुनिटी की तरह मैंने ये देखा कि मुझे कोई हमेशा एक्सप्लोरिंग करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सूरत में देखा कि मैं सीए तो कर ही रहे, टाइम भी है, अपन एक बार सूरत चल के आते हैं, देखते हैं कि कैसा है, टेक्सटाइल के लिए इतना जोर दे रहे हैं दादाजी। तो वह सूरत में फिर आया। तो सूरत आया तो मुझे अच्छा लगा, वहाँ का जो माहौल, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो ग्रोविंग सिटी थी तो वो बहुत अच्छी लगी। और मैं सूरत आया तो सूरत रह ही गया वहाँ पे, फिर सीए छोड़ी थी। और सीए जब छोड़ी तो उसके बाद में वापस से दिमाग भी नहीं लगाया कि मुझे वापस से सीए करनी है क्या, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज मुझे टेक्सटाइल में नजर आ रही थी, जो बड़ा सेगमेंट मुझे चाहिए था, एक बड़ा एनवायरनमेंट चाहिए था, वो सूरत में मिल रहा था। तो फिर मैं टेक्सटाइल के अंदर आया, उसको काम को सीखा, फिर हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया और आज आपके सामने है। क्या बात है। तो सर, फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने ये सुना कि एक अच्छा खासा मतलब जॉब वाला करियर वैसा छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन? बिल्कुल, मेरे फादर का कहना था कि सिक्कर एक छोटी जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, छोटी 5-7 लाख की आबादी है। तो वो बोलते थे कि वो टेनिस का ग्राउंड है, तो वहां पे तुम्हें, अगर तुम वहां पे करोगे, खेलोगे, तो तुम्हें 5-7 लाख ऑडियंस तक का ही गेम खेलना पड़ेगा। इससे बड़ी ऑडियंस में अगर जाना है तो क्रिकेट का मैदान है सूरत, तो 50,000 लोग तुम्हें देखेंगे, तुम कोई भी काम करोगे तो। और उससे बड़ा आगे पहुंचना है तो फुटबॉल जैसा मैदान आपको चूज करना पड़ेगा। तो बिजनेस का माइंडसेट ये होता है कि आप जितनी बड़ी जगह जाओगे उतनी ज्यादा आपके कनेक्शन बनेंगे, उतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, उतना बड़ा आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो बस वो एक फादर्स का तो सपोर्ट ही था, फैमिली का सपोर्ट ही था। और वैसे भी हम लोगों को कहा गया है कि जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, तो हम लोग वहां पहुंच ही जाते हैं। वाह, काफी अच्छी लाइन। तो सर, अभी जो यंग जनरेशन हमें देख रही है, तो अगर उन्हें कोई अपना बिजनेस शुरू करना हो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबके पास जैसे नहीं होता है कि हम बहुत सारा पैसा लगा दें और फिर हम बिजनेस चालू करें, तो उन लोगों को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? हाउ कैन दे स्टार्ट अपना खुद का बिजनेस?
बिल्कुल। देखिए दो दो तरीके से अपन इसको समझते हैं कि हर इंसान जैसे गरीब हुआ है, पैदा हुआ है, तो वो जरूरी नहीं कि वो गरीब मरे। तो जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस करेगा ही करेगा, और जिसने मन में ठान लिया है कि मुझे खुद का कुछ करना है, वो 100% वो करके ही जाता है। अब बात करते हैं कि कोई बिजनेस के अंदर, हर बिजनेस के अंदर फाइनेंस की जरूरत होती है, ये बात निश्चित है, और विदाउट फाइनेंस आप बिजनेस भी रन नहीं कर सकते। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आप 50,000 लाख रुपए से लगा के अपना घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आप सोचते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर सकते हो, तो आपके पास जो थर्ड पार्टी डायरेक्शन भी होता है कि जो आपको थर्ड पार्टी आपका माल रखती है और हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब केसीरा टेक्सटाइल कंपनी ने क्या किया कि हम लोगों ने उनको बिजनेस करवाने की सोची जो हाउस वाइफ है, जो रिटायर हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो हम लोगों ने उनको टारगेट किया, उनको समझाया कि आप हमारे पास में आओ, आपके पास में जो रकम है, जिस रकम से, उस रकम से स्टार्ट करो। और हम लोगों ने देखा 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने वाले आज करोड़ों का काम कर रहे हैं। तो हमसे जुड़ के इतने लोग इंस्पायर हुए, उन्होंने बिजनेस किया है। तो पैसा मैटर बाद में करता है, पहले आपका जुनून कितना स्ट्रांग है, आपका डेडिकेशन कितना अच्छा है काम के प्रति, और आपका डिसिप्लिन और आपके प्रिंसिपल्स अगर आपके पास में है, तो 100% आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि अगर आप 9 to 5 करते हैं तो आप लाइक वही एवरेज मारुति सुजुकी इस टाइप की नॉर्मल कार से चल सकते हैं, बट अगर आपको सच में पैसा कमाना है, यू हैव टू गो इन लाइक दोज लग्जरी कार्स, तो उसके लिए धंधा करना ही पड़ेगा। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? बिल्कुल। देखिए नौकरी से आप अपनी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं एक सीमित दायरे तक, लेकिन बिजनेस कभी ये नहीं बोलता कि आपको मतलब मारुति 800 पे रहना पड़ेगा कि स्विफ्ट पे रहना पड़ेगा। बिजनेस अगर आपने बढ़ाया है तो आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। आपने सोचा मुझे लग्जरियस लाइफ जीनी है, वो आप बिजनेस से ही प्राप्त कर सकते हो। आपने सोचा है कि मुझे एक एडवेंचर लाइफ भी जीनी है, तो वो उससे प्राप्त कर सकते हो। बिजनेस आपको सब कुछ दे सकते हैं। आप बिजनेस को ट्रांसफर भी कर सकते हो, नौकरी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, वो स्किल बेस होती है। आपके अंदर कितना टैलेंट है वो आपके अंदर ही है। तो जॉब हमेशा वहीं तक ही रहती है। बिजनेस आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हो। आपने अपना बिजनेस 100 करोड़ का बिजनेस अपनी आने वाली पीढ़ी को दिया, तो 100 करोड़ से वो 1000 करोड़ पे ले जाने वाली पीढ़ी अगर दम रखती है तो वो ले जा भी सकती है। तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप अपने बिजनेस को फैमिली गिफ्ट देके जा सकते हो। जॉब में ऐसा नहीं होता। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस हमेशा आप एक्सपांशन कर सकते हो अपने सारा सिस्टम सेट करके। 100 बिजनेस किए जा सकते हैं, 50 बिजनेस किए जा सकते हैं, आप एक सीट पे बैठ के पूरा मैनेज कर सकते हो। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में तो आपको जाना है, एक ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करके घर आना है, और उसी जो सैलरी रेंज है उसी के अंदर हमें अपना जीवन का पूरा एडजस्टमेंट करना होता है। बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है, जो आप सोचते हो, जो सपनों में सोचते हो, वो सब कुछ आप बिजनेस से प्राप्त कर सकते हो। क्या बात है। तो सर जैसे मैंने भी काफी स्टोरीज लोगों की सुनी है जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट किया है। डे 1 से तो डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी रहता है। तो आपकी शुरुआत की स्ट्रगल की जर्नी कैसी थी और आप कब प्रॉफिट में आना शुरू हुए थे? देखिए हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हमारा वॉल्यूम अगर इस साल के अंदर 1 करोड़ का भी आ जाता है, सिर्फ 1 CR का करोड़ तक टर्न ओवर भी हो जाता है, तो हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हमने 0 से 1 करोड़ तक पहुंचे। तो उसके पीरियड के दौरान में हमारे पास में जितने भी कस्टमर्स आते थे तो वो बोलते थे कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, रेट बहुत ज्यादा है। तो हमें समझाना पड़ता था कि उनको कि हम लोगों ने क्वालिटी बनाई है, आपके पास जाते ही माल बिक जाएगा। फिर हमारे डिजाइनर्स हमेशा नए ट्रेंड्स वाले डिजाइन बनाते थे। अब कस्टमर्स को रेंज भी पसंद आती थी, क्वालिटी पसंद आती थी, लेकिन पैसा देना नहीं चाहता था क्योंकि सूरत मार्केट एक ऐसा मार्केट है तो पूरा कंपटीशन का मार्केट है। धीरे धीरे हमारे पास में कुछ ऐसे नए वेंडर्स जुड़े तो पहली बार कपड़ा का काम स्टार्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को चूज किया, उनको रेट का पता ही नहीं था कि कंपटीशन क्या है, सूरत के अंदर क्या टेस्ट बिकता है। उन्होंने कैसे टेक्सटाइल कंपनी में विश्वास किया, आए, और जो प्रोडक्ट हम लोगों ने दिया वो प्रोडक्ट वो लेके गए और उनके पास में उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो डे 1 से हमारे पास में जो पहले से बिजनेस कर रहे थे वो हम पे कम ट्रस्ट कर रहे थे, जो नया स्टार्टअप कर रहे थे वो हम पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। तो इसको हम लोगों को तालमेल मिलाने में बहुत समय लगा हमें। फिर देखिए कोई भी धंधा जो करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं आता है, बहुत सारे लॉसेस आते हैं, अप डाउन आते हैं। तो अप डाउन इतने थे हमारे कि हमारे कंपटीटर हमें ऊपर नहीं आने देने चाह रहे थे। हमारे जो वहाँ पे लोकल स्ट्रीट पे दलाल लोग मिलते हैं, ऑटो वाले दलाल, वो हमारे तक कस्टमर पहुंचने नहीं देते थे। तो अप डाउन इतने थे कि उसको हम लोग फेस कैसे करें, उसके लिए टीम बिल्ड करी। फिर हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए। आज कम से कम 27-28 मैनेजर हमारे पास में हमारी कंपनी में। तो हर चीज का एक डिपार्टमेंट बनाया कि जहाँ जो प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए
और आज आप देख रहे हो, आज हमारे पास में करीब करीब 400 450 लोग हैं जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। वाह सर। तो आपके हिसाब से जैसे आजकल काफी ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड आ गया है, बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू यू ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑफलाइन, क्या आप रेकमेंड करेंगे? अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई जो यंग जनरेशन है आज की, वो शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड में, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सब्जेक्ट अभी डिफरेंट हो गए, उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट भी अलग हो गया। ऑफलाइन के अंदर जाओगे वो ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलता है, जो ऑनलाइन में देखोगे वो आपको ऑफलाइन में देखने को नहीं मिलता है। ऑनलाइन अभी भी इंडिया के अंदर 16% मार्केट ही कवर कर पाया है ऑनलाइन, और 84% मार्केट अभी भी ऑफलाइन के अंदर है। तो आप सोचिए, बोलते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, हर जगह ऑनलाइन, मोबाइल से ऑनलाइन माल मंगा लो, तो भी आप सोचो आप 16% तक ही पहुंचे। तो अगर इंडिया अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास वो दोनों ऑप्शन अभी, कि कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है तो ऑनलाइन का मार्केट अगर वो क्रिएट करना चाहता है तो एट द एंड आपको एक सप्लायर की जरूरत तो पड़ेगी कि आपका सप्लायर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका आप मैन्युफैक्चरर जिससे काम करवा रहे हो, आप जॉब करवा रहे हो जिससे, वो आपको एक अच्छी रेंज में सप्लाई करे। ऑनलाइन के अंदर ये एक प्रॉफिट है कि आप जैसे हम लोग दिल्ली बैठे हैं अभी, दिल्ली के कोई भी कॉर्नर के ऊपर आप बैठ के काम कर सकते हो। ऑनलाइन की सबसे बढ़िया खूबसूरती यही है कि आप कहीं से भी बैठ के पूरे वर्ल्ड वाइज आप माल सप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन में ऐसा है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया, लोकेशन, आपका प्रोडक्ट, आपकी डिमांड, वो आपको देख के आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन के बेनिफिट्स अलग है, ऑनलाइन के बेनिफिट्स अलग है। और ऑनलाइन में आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, लेकिन एक जीआर का वहाँ पे एक मेजर इश्यू रहता है कि आरटीओ रिटर्न, गुड्स रिटर्न बहुत होते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई भी प्रकार का रिटर्न नहीं होता है, क्वालिटी आप खुद टच फील करते हो, उसके बाद में आप वेयर करते हो। तो उसके दोनों बेनिफिट्स अलग है। आपको डिपेंड करना है कि आपको कौन सा मार्केट चूज करना है। हर मार्केट के अंदर स्केलेबिलिटी है, हर मार्केट के अंदर वॉल्यूम है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिलायंस ट्रेंड्स लेके आ रही है, टाटा स्टूडियो लेके आ रही है, आदित्य बिरला स्टाइल अप लेके आ रही है, शॉपर शॉप, बिग बाजार वगैरह जो भी खुलते हैं, वो सब ऑफलाइन में भी वो लोग भी आना चाहते हैं और ऑनलाइन भी वो करना चाहते हैं। तो क्योंकि ऑफलाइन का मार्केट आज भी बहुत बड़ा है। आई एग्री सर। तो सर 4 साल के ड्यूरेशन में आपकी कंपनी इतनी बड़ी हुई, 100 CR प्लस, राइट? सो हाउ वाज इट पॉसिबल? मतलब इतने कम ड्यूरेशन में इतना अच्छा मतलब टर्नओवर कैसे हो पाया? देखिए, हम लोगों ने 3 चीजों पे बहुत मेहनत करी। एक तो डिजाइनिंग के पार्ट के ऊपर, कस्टमर जो आज चाहता है वो हमने उसको 2 महीने पहले देना स्टार्ट किया उसको डिस्प्ले के अंदर। जैसे सूरत में क्या होता है जनरली कि सूरत में कोई माल जब बनाते हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग माल बनता है, कि दिवाली का सीजन आने वाला है तो वो जून जुलाई में तैयारी करता है। हम लोगों ने क्या किया कि जो जून जुलाई में, जैसे सूरत वाले क्या करते हैं, जून जुलाई के अंदर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, और जो सैंपल दिखाते हैं वो सैंपल जब सीजन ओपन होती है तब सैंपल दिखाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, जिस दिन जो डिजाइन बनेगी हमारे यहाँ पे, उसी दिन उसको डिस्प्ले में रखा हम लोगों ने। उससे क्या हुआ, कस्टमर जब भी हमारे पास में रिपीट आ रहा था उसको हमेशा नया देखने को मिला। हमने सीजन को फोकस नहीं किया, हमने प्रोडक्ट को फोकस किया। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर रिपीट जब भी आता था वो हमारे पास में रोज नया देखता था। सेकंड काम हम लोगों ने किया कि एक प्लेस के ऊपर हम लोगों ने सारी वेराइटीज दी, कि वुमेन्स वेयर हो, किड्स हो या मेंस वेयर हो, तीनों प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए हम लोग, और मल्टीपर्पस रेंज एक छत के नीचे दी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर। तो कस्टमर्स को अट्रैक्शन ये किया कि उसका टाइम सेविंग हुआ, एक छत के ऊपर उसको कंप्लीट वेराइटी मिली। और सूरत में थर्ड चीज क्या है कि वहां पे अगर आप कोई एक नया स्टार्टअप करने जा रहा है या नया काम कर रहा है या उसको थोड़ा थोड़ा माल चाहिए, तो सूरत में 80,000 मैन्युफैक्चरर है, वो उनको मना कर देते हैं। वहां पे बोला जाता है कि अगर आपको एक आइटम, एक डिजाइन अगर आपको लेनी है तो कम से कम आपको उसका एक पार्सल लेना जरूरी है, 100 पीस लेनी जरूरी है। लेकिन केटीसी में ऐसा नहीं था। केटीसी में अगर आपका बजट 50,000 का है तो एक एक सेट करके भी आप वैरायटी ले सकते हो। जो प्राइस हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं वही प्राइस हम लोगों ने एक रिटेलर्स को दी। जो छोटा रिटेल में दुकान खोल के बैठा है, जो घर से बिजनेस कर रहा है, जो नया स्टार्टअप कर रहा है, उसको भी वही प्राइस में माल दिया। इससे क्या हुआ, उसका बेनिफिट बढ़ा, उसका मार्जिन उसके बढ़े, तो डेली हमारे पास में रिपीट आया। तो ये जो 3-4 हम लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनाई, उससे हमारी जो ग्रोथ है वो 25% के CAGR से हर साल बढ़ी। गॉट इट। तो सर लाइक अगर हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी शुरू करना चाहता है, तो शुरुआत में आपके हिसाब से कितना लगभग उन्हें रखना चाहिए कि हाँ इतना हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि हम बिजनेस में डाल सके और फिर ग्रो करेगा? देखिए, बजट है वो अपने फाइनेंस के हिसाब से होता है। हम तो 50,000 में भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि 50,000 में आप दुकान से बिजनेस कर सकते हो। हम ये बोलते हैं कि 50,000 से बिजनेस कर रहे हो, आप एक व्हाट्सएप बिजनेस कर सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस मतलब आप घर पे अपना 50,000 तक का मटेरियल मंगाओ, आपके व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट के अंदर जितने लोग हैं आप उनको टारगेट करो,
उनको अपने प्रोडक्ट भेजिए। आप उनसे व्हाट्सएप कांटेक्ट में एक पर्सन से आप 4 कांटेक्ट नंबर लेने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके व्हाट्सएप के कांटेक्ट में 100 नंबर सेव है, आप एक से भी 4 लेते हो नंबर, तो 400 नंबर का डाटा आपके पास बन गया। तो डाटाबेस अगर आप काम करोगे तो आपके पास 50,000 की जो अमाउंट है वो भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आप 5 लाख से 10 लाख से दुकान से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आज के समय बिजनेस बहुत बढ़िया है। इंडिया एक ग्रोइंग पूरी कंट्री है और इस टाइम 2025 से लेकर 2035 तक 10 साल का पीरियड इंडिया का सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है, क्योंकि अभी तक जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है वो अब देखने को मिलेगा। तो 10 साल के अंदर अगर आप अभी बिजनेस करने की सोचते हो तो नेक्स्ट 10 इयर्स आपके होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नए सेगमेंट तैयार हो रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, नई सिटीज तैयार हो रही है और इंडिया की इकोनॉमी पूरी डिजिटलाइजेशन में आ गई, तो इसकी अपॉर्चुनिटी तो अब देखने को आपको मिलेगी। जी जी। तो सर, जो हमारी ऑडियंस है उनमें से काफी लोग सीए इंजीनियरिंग वाली स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम आप मुझे बताइए कि उनमें से कितने लोग सक्सेस होते हैं? आज हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सीए है, इंजीनियर है, कोई नीट्स कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, उसमें से सक्सेस रेशियो है वो 0.2% भी नहीं है। आप सोचो जो 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 सोच के कारण जाता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एमबीए कर रहा है, वो क्या देखता है, एक लड़के को देखता है कि यार उसका 2 करोड़ का पैकेज है, उसके चलते पूरी इंजीनियरिंग पूरी एमबीए क्लासेस चलती है कि 2 करोड़ तक का पैकेज मिलता है। और मोस्टली होता है क्या है, 5 लाख से लेके 10 लाख 15 लाख तक का पैकेज मिलता है एमबीए स्टूडेंट्स को। तो एमबीए स्टूडेंट अगर 5 लाख से 15 लाख का पैकेज करता है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो अपनी लाइफ के अंदर एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकते, एक अपना फ्लैट भी नहीं ले सकते हैं। वो पूरी लाइफ, होल लाइफ उसकी जो है वो क्रेडिट कार्ड, लोन्स या फाइनेंस को इधर का उधर करना, शादी के लिए पैसा जुटाना, तो उसी के अंदर रह जाता है। तो आप सोचिए कि अगर 50,000 स्टूडेंट एमबीए फील्ड के अंदर है या 5 लाख स्टूडेंट एमबीए फील्ड के अंदर है, उनमें से 500 लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी का जो रेशियो है वो स्ट्रगल लाइफ का रेशियो होता है। तो जब पता है कि मुझे नौकरी करके स्ट्रगल ही करना है, इससे अच्छा तो खुद का अपना एक बिजनेस करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि मैं टेक्सटाइल का एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप टेक्सटाइल का करो, आप किसी चीज का भी बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटी है वो किसी के अंदर नहीं है। अगर आप खुद के ऊपर अगर विश्वास रखते हो तो 100% बिजनेसमैन बन जाओगे, और दूसरों के ऊपर अगर विश्वास रखते हो तो आप हमेशा नौकरी करने वाले रह जाओगे। तो दूसरों के ऊपर विश्वास मत रखिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर काम मत कीजिए, आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने किया है। क्या बात है सर। तो अभी रिसेंटली मैंने देखा कि फ्रेंचाइजी मॉडल भी आप लोगों ने लॉन्च किया है, तो अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेना हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या कैसे वो सब कर सकते हैं? देखिए, फ्रेंचाइजी लॉन्चिंग करने से पहले हर चीज में मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ बिजनेस हम लोग कैसे करते हैं। जैसे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हम लोगों ने ओपन करी, तो उसके पीछे एक लॉजिक था कि सूरत में जैसे हजारों लोग आते हैं बिजनेस के लिए, माल परचेज करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे क्वांटिटी लेनी पड़ती है। तो एक मार्केट में गैप था कि लोगों को, छोटी अमाउंट वालों को कभी माल दिया नहीं जाता है, हर एक आइटम का एक पार्सल लेना कंपलसरी है। तो मैंने मार्केट में गैप देखा, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट की कि आप छोटा माल भी हमसे ले सकते हो। अब ये फ्रेंचाइजी कैसे लॉन्च किए हैं, जो हमारे फ्रेंचाइजी का नाम है वो केसरिया बाजार के नाम से है। तो हम लोगों ने फ्रेंचाइजी कैसे लॉन्च की, हमारे पास में जब नए वेंडर्स आते थे, जो माल परचेज करने चाहते थे, नए कस्टमर्स आते थे, वो बोलते थे कि हम लोगों ने 20 लाख का हमारा बजट है, उसमें से 10-12 लाख रुपए का हम लोगों ने फर्नीचर बना लिया है, अब हमें माल चाहिए 8 लाख रुपए का खाली। तो मुझे ये लगता था कि 20 लाख का फर्नीचर, 20 लाख का बजट है, वो 12 लाख फर्नीचर में लगा के आया। इसकी बजाय वो अगर 3 लाख का फर्नीचर बनाता और 17 लाख का माल डालता है, तो उसके पास वेरायटी भी बनती और रेंज भी बनती और सब कुछ बनता। तो एक बहुत बड़ी कमी, ये गैप मुझे नजर आया। सेकंड क्या था कि एक लड़का है, वो गाजियाबाद में जॉब कर रहा है और वो बिहार पटना से बिलोंग करता है। अब उसको मूव करना है, नौकरी छोड़नी है उसको। अब वो छोड़े कैसे, वो जॉब भी नहीं छोड़ सकता और बिहार पटना के अंदर उसको दुकान खोलनी है, वो कैसे खोले? तो वो अपनी वाइफ को बिजनेस करवाना चाहता है, तो वो खोले कैसे? तो हमारे पास में एक ये आता था कि सर मेरे पास में दुकान भी है वहां पे, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जॉब छोड़ दूंगा तो घर खर्चा नहीं चलेगा। मैं मेरी वाइफ को अगर बिजनेस करवा के देना चाहता हूँ, अगर वो सक्सेस हो गई उस बिजनेस के अंदर, तो मैं मेरी जॉब को स्विच कर दूंगा। तो वो भी हमारे पास में प्रॉब्लम्स आए, तो ये मार्केट के अंदर फिर मुझे गैप नजर आया। तो इसलिए हम लोगों ने केसरिया बाजार की फ्रेंचाइजी लॉन्च की और एक इकोनॉमिकल बजट के अंदर हम लोगों ने मिनी, मेगा और एक्सक्लूसिव मॉडल्स लॉन्च किए। तो 12.5 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का मॉडल है, जो आज हमारे पूरे, जैसे हमारे पास 100 कस्टमर्स आते हैं, उसमें से 20 कस्टमर्स तो इसी के लिए आते हैं कि हमें वो मॉडल ही चाहिए।
तो बहुत इंस्पायरिंग मॉडल्स है, लोगों ने बहुत अडॉप्ट किया है। राइट। और अभी तक हमारे पास में जितनी इंक्वायरी आई उसमें से हम लोगों ने बहुत अच्छे लोगों को ही फ्रेंचाइजीज अलॉट किए। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली लगा। और मतलब मुझे पर्सनली, मतलब ऑडियंस को भी आई एम श्योर काफी चीजें जानने को मिली होंगी, बट मुझे खुद बिजनेस वर्ल्ड के बारे में और जो आपने इनसाइट शेयर किए काफी कुछ समझने को मिला। तो मैं चाहूंगी सर, आप हमारे ऑडियंस को कुछ फाइनल नोट्स अपनी जर्नी से, कुछ लेसन्स अगर उनके साथ आप शेयर कर पाएं कि हाँ भाई ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है या फिर ऐसे ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो बिजनेस करने की सोचता है उसको क्या करना चाहिए, उसको हमेशा एक अपना प्लान बनाना चाहिए। कोई भी बिजनेस कब जब जाके सक्सेस होता है जब आप प्लान आउट करते हो। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हमेशा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है, R&D के ऊपर बहुत खर्चा करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करती है, और वो अगर वहां सक्सेस होता है तब उसको अप्लाई करती है। अब हम लोग R&D डिपार्टमेंट तो नहीं बना सकते, तो हम अपने आप को सेल्फ अपने प्लान को बना सकते हैं कि अपन सेल्फ ही अपने प्लान को बनाते हैं कि मेरा बजट ये है, मेरा टोटल खर्चा इस चीज पे लगेगा, ये काम मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे सप्लायर चाहिए। तो एक प्लान अगर आपके पास में वर्किंग है तो आप उसका एग्जीक्यूशन करने में, उसको एक्सपांशन करने में आपके लिए इजी हो जाता है। हम लोग हमेशा जब भी काम करते हैं तो हम लोग पहले प्लान बनाते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का कोई भी डिवीजन खुलता है, इतनी फैक्ट्री हम लोगों ने खोली, इतने वेंचर्स हमारे खुले हुए हैं, तो सारे वेंचर्स के ऊपर हम लोगों ने जो वर्किंग की वो सारी वर्किंग हम लोगों ने प्लान के हिसाब से की। पहले प्लान बनेगा, उसके बाद में उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, अगर वो सक्सेस होता है, 80% भी सक्सेस होता है वो प्लान हमारा, तो उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला है कि आप प्लान बनाइए। सेकंड चीज है कि आप अपना जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको पहले पूरा परखो, जानो, उसके बाद में उसके साथ में काम करो। तो जो आप सोर्सिंग कर रहे हो, जो भी चीज का रिसोर्स कर रहे हो, वो आपकी मजबूत होनी चाहिए, वो एकदम कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए कि जिससे भी काम किया वो अब आंख बंद करके अपन काम कर सकते हैं। तीसरा, आप टाइमिंग देखिए, कोई भी बिजनेस कब सक्सेस होता है जब आप उसका डेडिकेशन उसमें देते हो। तो अगर आपने खोल लिया, आपने सोचते हो यार मेरा तो साइड बिजनेस करना है, क्लोथिंग का बिजनेस, मुझे ध्यान नहीं देना, बस मेरे पास दुकान थी, 2 लड़कों को बैठा दिया, तो इससे अच्छा है कि करो ही मत। तो डेडिकेशन अगर आपके पास में पूरा है तब आप काम कीजिए। चौथा है, आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि अपनी एक पॉलिसीज होनी चाहिए बिजनेस की, मैं इस मॉडल्स को इस थीम के बेसिस पे मुझे काम करना है, और इस थीम के बेसिस पे अगर मैं काम करूंगा तो 100% सक्सेस होगा। आज के टाइम में कोई भी स्टार्टअप क्यों अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि आप उसकी थीम डिजाइन नहीं करते हो। आपको जो अपॉर्चुनिटी दिखती जाती है उस पर आप एग्री करते जाते हो और काम करते जाते हो, उससे क्या होता है, स्टार्टअप बंद हो जाता है। आप एक थीम के ऊपर काम करो और कंसिस्टेंसी से अगर काम करोगे तो 100% सक्सेस होगा। तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, टाइमिंग और प्लानिंग को बहुत मैटर करती है, उसी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। राइट सर, काफी इंसाइटफुल रहा आपसे डिस्कशन करना। मुझे आशा है कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, मेक श्योर आप लाइक करें। अगर कोई डाउट रह गया हो आपके माइंड में जो मैं सर से नहीं पूछ पाई, तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप ग्रोइंग। Broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.